जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटीपी प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे यूपी टेट में पेपर 2 में बाल विकास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी जे टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट सभी टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल क्या है कि श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, श्यामपट्ट पर जब आप लिखिएगा, ठीक है, मान लीजिए श्यामपट्ट पर है, आप जब लिखिएगा कोई वर्ड लिखिएगा, जैसे हो गया पढ़ना लिखे, ठीक है, तो पढ़ना लिखे, तो ये पढ़ना जब लिखे, ठीक है, तो बच्चा क्या हो रहा है, बच्चा इसको बढ़िया से पढ़ पा रहा है। तो शिक्षक जो है, जब वो शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखेंगे तो उनके लेखन में अस्पष्टता होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, अस्पष्टता, याद रखिएगा। यानी श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो लेखन में स्पष्टता, ताकि बच्चे उसको बढ़िया से पढ़ सके, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि, तो देखिए, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, ठीक है। बुनियादी यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है, क्योंकि इससे वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। अगला है विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, तो इसका आंसर होगा सस्वर अधिगम द्वारा, ठीक है। बच्चे को सस्वर अधिगम करवाइएगा, ठीक है। स्वस्वर का अर्थ होता है प्रवचन, अनुवाद और पठन, ठीक है। इस तरह अगर आप पढ़ाइएगा तो वे अभिप्रेरित होगा, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या कीजिएगा। तो देखिए, जब मेरी कक्षा में कोई छात्र देर से आएगा तो उसके अभिभावक को नहीं बोलेंगे, पहले उसे दंड भी नहीं देंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि बच्चा लेट से क्यों आ रहा है, बच्चे को पूछेंगे, उसके बाद हम अलग, ठीक है, समस्या का समाधान करवाएंगे। चलिए, अगला है कि विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सा है। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे प्रभावी पद्धति हो जाएगा आपका अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, ठीक है। चलिए, अगला शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए, शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी जीवन जीने की कला को सिखाना, ठीक है। चलिए, 7 नंबर देखिए कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, क्या समझा जाता है। तो देखिए, जब एक विद्यार्थी असफल होगा तब यह समझा जाएगा कि यह व्यक्तिक असफलता है, व्यक्तिक असफलता है। चलिए, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, उन्हें धन्यवाद देंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों द्वारा शिक्षक को बधाई पत्र देने पर शिक्षक को औपचारिक रूप से छात्रों को धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, जब आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाइएगा और उसी समय कोई बच्चा उठेगा और जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं उससे अलग क्वेश्चन अगर हट के पूछ देता है, और अगर आप चाहेंगे तो वहाँ पर उसको संतुष्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। चलिए, अगर किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सहभागिता, ठीक है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका सहभागी होना है, साथ ही यही उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, याद रखना है। विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का मुख्य कारण क्या है। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव,
विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को ध्यान नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, यही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कारण दिया है, इसको आप देखिए। कारण क्या दिया है कि विद्यार्थी द्वारा विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति के मुख्य कारण है छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशील रवैया, विद्यालय के वातावरण का अप्रजातांत्रिक स्वरूप, छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव और शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से न चलना। ठीक है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या अधिक होना संभव है? तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, और यह बेचैनी पूर्व किशोर अवस्था का प्रमुख लक्षण होता है। चलिए, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, चलिए, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, उसे समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, इसके विकास का अर्थ क्या है? तो इसके विकास का अर्थ है अंगीकरण। क्या है? अंगीकरण। ठीक है, राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं, इनका अंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। ठीक है, चलिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्यों? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होता है, या बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या ऑप्शन डी देखिए, या यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। यही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के व्यवहार को सीखने में शिक्षकों की सहायता करता है, यही इसीलिए बाल विकास का अध्ययन किया जाता है ना। चलिए, 17 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ऑप्शन है किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपका किशोरावस्था। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था, जो 9 से 12 वर्ष के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। चलिए, 18 नंबर देखिए, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी? तो इसका क्या हो जाएगा? बाल मनोविज्ञान भी, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो देखिए, विचारों में सृजनात्मकता, ये प्रतिभाशाली का संकेत है। अभिव्यक्ति में अनूठापन, ये भी है। कौतूहल, ये भी है। लेकिन दूसरों के साथ लड़ना, ये इसका, ठीक है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। चलिए, मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? मनोचित्रण का संदर्भ है मन के प्रकार का अन्वेषण। ठीक है ना। चलिए, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पर? तो ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, है ना। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, क्योंकि बालिका शिक्षा को महत्व देना क्यों उचित है? क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं, इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। ठीक है, एक मिनट इसको बड़ा करते हैं। हाँ, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। कैसे? तो पुरस्कार देकर। ठीक है, उनके द्वारा किए गए उचित कार्यों के लिए उचित पुरस्कार देकर उन्हें प्रेरित कर सकता है। अधिगम से संबंधित, देखिए, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, चलिए, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? तो देखिए, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित। ठीक है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, अगर सम्मान नहीं करता है तो उसके अभिभावकों से बात करेंगे।
यहाँ पे गलत ऑप्शन दे दिया है ना। यहाँ पे होना चाहिए कि विद्यार्थी द्वारा शिक्षक को सम्मान नहीं देने पर विद्यार्थी की व्यवहारिक समस्या का पता लगाएंगे। तो अभिभावक से ही बात होगा तभी पता होगा, ठीक है ना, सही है। अगला, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो विभेदीकरण स्तर, ठीक है। 28 चरित्र का विकास कैसे होता है? तो इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, अनुपूरक सभी के द्वारा। अगला, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो देखिए, शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये भी गलत है। इन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है, केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, ये भी गलत है, ठीक है। इसमें और 2 ऑप्शन है, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, ये भी गलत है। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, यही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। तो अभी था 6 to 8 वाला, ठीक है। तो फिर पेपर 1 के लिए भी आएगा। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा।